प्रोफेसर स्वर्ण सिंह, जो शर्तें ईरान ने रखी हैं, जिसमें मैंने एक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का एग्जांपल दिया कि साहब डॉलर में नहीं युआन पे आप ट्रेड करिए। दूसरा उन्होंने कहा कि अमेरिका मिडिल ईस्ट से अपना बोरिया बिस्तरा बांध ले, और तीसरा हमें सुरक्षा की गारंटी दो साहब। तो जाहिर है जैसे डोनाल्ड ट्रंप ईरान के ऊपर शर्तें थोप रहे थे, वो नहीं मान सकते थे, वैसे ही अमेरिका भी नहीं मानेगा। तो कोई रास्ता आपको नजर आ रहा है कि भविष्य में कुछ बातचीत इन मुद्दों के बीच में बन सकती है? हाँ बिल्कुल, ईरान ने 3 बड़ी शर्तें रखी हैं। पहली तो ये कि यदि युद्ध विराम करना है तो जिसने युद्ध शुरू करा था उसको पहले युद्ध बंद करना होगा। दूसरी बात कि न केवल युद्ध बंद करना होगा, उनको सुरक्षा को लेकर, भविष्य के लेकर गारंटी चाहिए कि इस तरह का हमला बार बार नहीं करेंगे इजराइल या यूनाइटेड स्टेट्स। और तीसरी बात जो और भी खास है, वो इस युद्ध में जितना नुकसान हुआ है उसकी भरपाई के लिए रेपरेशन उसी चाहते हैं कि इन्होंने युद्ध किया था, जितना विनाश किया है वो भरपाई भी होनी चाहिए। तो जाहिर है कि अमेरिका इन शर्तों को नहीं मानेगा। ठीक वैसे ही जो अमेरिका की शर्तें हैं वो ईरान मानने को तैयार नहीं है, पर उसमें जो हमें उम्मीद बनाता है हमारी कि बातचीत शुरू हो सकती है, वो है 3 चीजें जल्दी से। पहली बात तो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय इसके बारे में क्या सोचता है, ये बड़ा महत्व रखता है। और यदि आप दुनिया भर के देशों के नेताओं की भाषा को देखें तो चाहे वो गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल हो, अरब लीग हो, नेटो के देश हो, भारत, टर्की हो, जितने भी हो, जो सबसे सामान्य भाषा सभी ने इस्तेमाल की, वो सब ने ये कहा युद्ध विराम होना चाहिए, बातचीत शुरू होनी चाहिए। एक बात तो ये। दूसरी बात, फिर कुछ देश लगातार प्रत्यक्ष परोक्ष रूप से मध्यस्थता में लगे हुए हैं। उनमें खास हैं ओमान, कतर, इजिप्ट, टर्की, और अब भारत भी उसमें ब्रिक्स के एक तरह से मंच से कोशिश कर रहा है कि लगातार किस तरह से बातचीत को खत्म किया जाए। और तीसरी जो खास बात वो ये कि इस तरह के संकट में लगातार न केवल ऑयल और गैस की सप्लाई में अड़चने हैं, उनकी कीमतें आसमान को छूती हुई नजर आ रही हैं। तो ये दुनिया भर पर प्रेशर बनेगा। तो इसलिए मुझे लगता है कि हाँ, 1 या 2 दिन में बातचीत शुरू होने की कोई उम्मीद नहीं कर सकते, पर 1 सप्ताह में कहें तो शायद बातचीत हो सकती है। पर बातचीत होगी पहले पीछे पर्दे के, कोई सामने नहीं कहेगा। दोनों तरफ से मैक्सिमलिस्ट पोजीशन बनाए रखेंगे देश, बिल्कुल। पर्दे के पीछे तो आपने बड़ी अच्छी बात कही कि अगले इस 1 हफ्ते में कोई ना कोई अच्छी खबर मिल सकती है बातचीत को लेके। सूरज गोयल साहब, एक और खबर जो ये न्यूयॉर्क टाइम्स के हवाले से आई है और बड़ी दिलचस्प है, इसे जेरूसलम पोस्ट ने भी शेयर किया है कि साहब सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ट्रंप को लगातार एडवाइस कर रहे हैं कि पूरी तरह से, पूरी ताकत से मारो और मारते रहो। ये जो खबर न्यूयॉर्क टाइम्स ने छापी है और बताया कि साहब ये ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के कुछ लोगों से बातचीत करके ये बात कही है। दो ही बात हो, आप क्या मानते हैं, क्यों इनका नाम लाया जा रहा बार बार? ट्रंप कहीं ना कहीं ये मानते हैं कि सारा दोष मेरे पे ना मढ़ा जाए, कुछ औरों पे भी बांट दिया जाए, या आपको लगता है ये सही बात होगी? नहीं, देखिए, अगर ये खबर न्यूयॉर्क टाइम्स में छपी है और जेरूसलम पोस्ट में छपी है, तो मैं ये नहीं मानूंगा कि ये खबर ट्रंप ने इंस्पायर करी है या ट्रंप ने मोटिवेट की है कि उनको बीच में ना फंसाया जाए। मैं समझता हूं कि यहाँ पर कहीं ना कहीं जूइश लॉबीज का हाथ है। और मैं पहले भी बोल चुका हूं कि अल्टीमेटली इस युद्ध में अगर एक कंट्री है जिसका मोटिवेटेड सेल्फ इंटरेस्ट है तो वो है इजराइल। और कोई देश मेरे को नजर नहीं आता है। आपने नाम लिया सऊदी अरेबिया का। जब ये युद्ध शुरू हुआ था उससे पहले भी बराबर कहा जा रहा था कि सऊदी अरेबिया, ओमान, कतार वगैरह सभी समझा रहे थे ट्रंप को कि युद्ध शुरू ना करें। लेकिन जब युद्ध शुरू हुआ उस टाइम पर नाम आना शुरू हुआ कि प्रिंस सलमान भी बार बार ट्रंप को उकसा रहे थे कि युद्ध किया जाए। आप एक चीज याद रखिए कि अभी भी जहां अटैक हो रहे हैं वो अटैक या यूएसशिप एलिजाबेथ और रूजवेल्ट या फोर्ट से नहीं हो रहे हैं। ये अटैक हो रहे हैं तो यूएस बेसिस है वहां पर मिडिल ईस्ट में, वहां से ये अटैक्स हो रहे हैं। अगर B-1 बॉम्बर जा रहा है वो वहां से नहीं जा रहा है शिप के ऊपर से, ये बेस के ऊपर से जा रहा है, कतार के पास से जा रहा है ये। तो ये जो जितने भी देश है जहां पर अमेरिकन बेसिस हैं, उनके पास कोई चॉइस नहीं है कि यूएसए अगर उन बेसिस को यूज करके ईरान पर हमला करता है, उनके पास कोई चॉइस नहीं है।
और बिल्कुल। इसीलिए ईरान कहता है बिल्कुल गोयल साहब, आपने सही कहा। आप रुक सकते हैं थोड़ी देर के लिए? हाँ प्लीज आप बताइए। जरा बात को पूरा करने दें। हाँ तो इसीलिए ईरान बार बार ये कहता रहा है कि अगर इन देशों से हमले नहीं रुके तो वो इन देशों पर हमला करेगा। अगर वो यूएई पर, सऊदी अरेबिया पर, बहरीन पर हमला कर रहा है, वो इसलिए नहीं कि वो नेबरिंग कंट्रीज हैं, वो इसलिए कि वहां पर अमेरिकन बेसिस है और ईरान के ऊपर अटैक वहां से हो रहा है। तो मैं नहीं समझता हूं कि जो न्यूयॉर्क टाइम्स वगैरह जो बात है उसमें कहीं कोई ये है कि वो उकसा रहे। ओके। एक बात जरूर है, अभी जैसे कह रहे थे प्रोफेसर स्वर्ण सिंह, कह रहे थे कि ये अगर कंडीशंस होती हैं तो शायद बातचीत होने की गुंजाइश है। देखिए, अगर बातचीत होने की गुंजाइश होती भी है, मैं नहीं समझता हूं, मैंने पहले भी इजराइल का नाम लिया था, अब मैं दोबारा नाम लेता हूं। गाजा में 4 साल से युद्ध चल रहा है, गाजा पूरी तरह खत्म हो गया है। वहां पर मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज ने काफी कोशिश करी, नहीं सक्सेसफुल हुए। ओके यहां पर भी मेरे को उम्मीद नहीं है। गोयल और साहब, ये आपने युद्ध बहुत जैसा है महत्वपूर्ण चलता बात रहेगा। की कि इजराइल कभी नहीं चाहेगा ये युद्ध इस स्थिति पे आके रुके। आपने बहुत महत्वपूर्ण बात की, लेकिन एयर कमोडोर बहल, एक और बात जो मैं यहाँ पर लास्ट टाइम आपको याद होगा, मैंने कहा केवल हम एनर्जी सिक्योरिटी की बात करें, फूड सिक्योरिटी की नहीं कर रहे हैं। अभी क्या है, स्टेट ऑफ हॉर्मुज को केवल ऑयल और गैस को लेकर हम बात कर रहे हैं, लेकिन 1/3 फर्टिलाइजर सल्फर जो है इस रूट से आ रहा है। साहब, अब अमेरिका की अगर मैं बात करूं, वहां पर मिड अप्रैल में उनके कॉर्न जो है उनको नाइट्रोजन चाहिए। भारत में मई में खरीफ की बुआई होगी साहब, हमें फर्टिलाइजर चाहिए। ऑस्ट्रेलिया को जून में यूरिया चाहिए। इसी तरह से आप देखिए, चाहे वो चाइना हो, इंडिया हो, आपका जापान हो, साउथ कोरिया हो, यूरोप हो, खाड़ी देश हो, ये सब स्टेट ऑफ हॉर्मुज से जुड़े हुए हैं। कहने का तात्पर्य यह है, आपको लगता है ये युद्ध थामना बहुत जरूरी हो गया है? बिकॉज अभी तक तो हम एनर्जी सिक्योरिटी के लिए लड़ रहे थे, अब हमारे आने वाले समय में फूड सिक्योरिटी का बहुत बड़ा मसला खड़ा हो जाएगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। 28% जो हम प्रोपेन और एलएनजी इंपोर्ट करते हैं वो जाता है फर्टिलाइजर प्रोडक्शन के अंदर। उसी तरीके से जो फूड सिक्योरिटी की दूसरी बात भी आती है, जो गल्फ देशों में फूड जाता है वो जाता है स्ट्रेट्स ऑफ होर्मुज से। तो वहां पे भी फूड सिक्योरिटी के इश्यूज बहुत जल्दी आने वाले हैं। वाटर सिक्योरिटी तो एक तीसरा हिस्सा है जहां पे अगर डिसैलिनेशन प्लांट्स पे हिट किया जाता है, जो ज्यादातर 45 से 90% जो स्ट्रेट्स का एरिया है, गल्फ कंट्रीज है वहां पे, वो उस पे डिपेंड करते हैं। तो वो बात भी नहीं हम कर रहे। ये जरूर है कि ऑयल की कीमतें आज $104 है, वो सभी बात करें। गैस की कीमतें 45% से ऊपर यूरोपियन बाजार में चल रही हैं। और साथ में जो ये प्रॉपर सभी को इफेक्ट कर रहा है, चाहे फूड सिक्योरिटी है, वाटर सिक्योरिटी है, एनर्जी सिक्योरिटी है, पूरे विश्व को इफेक्ट कर रहा है। इसी वजह से मैं प्रोफेसर स्वर्ण सिंह के साथ एग्रीमेंट पे हूं, और जो मेरी अपनी रीडिंग भी है कि 1 हफ्ते के अंदर अंदर इतना प्रेशर होगा, ना केवल इनसाइड अमेरिका से। आज आपको पता होगा कि आज न्यूयॉर्क में जो पंप के अंदर गैस की कीमत है $3.61 पर गैलन, यानी कि 3.78 लीटर्स की कीमत 3.61 है, 2.81 थी। 44% ये बढ़ गई है जनवरी से लेके अभी तक। तो अमेरिका के अंदर भी आवाजें उठ चुकी हैं। और आपने तो खुद बताया है कि जो 39% to 42% तक इनकी गिर चुकी है पॉपुलैरिटी ट्रंप की। ट्रंप बहुत प्रेशर में है, फंसे हुए हैं। ट्रंप निकलना चाहते हैं, वो एक बड़ी जीत चाहते हैं। उनके लिए बड़ी जीत इस समय होगी स्ट्रेट्स ऑफ, 1 मिनट दीजिएगा प्लीज सर, उनके लिए बड़ी जीत होगी स्ट्रेट्स ऑफ होर्मुज को खुलवाना। इसी वजह से सारे देशों को वो कह रहे हैं। और उनको ये भी पता है कि जिस तरीके से मोजाइक डिफेंस बनाया गया है स्ट्रेट्स ऑफ होर्मुज के अंदर, 3 आइलैंड जो है उसके मेजर आइलैंड है, केशम। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।